हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों पिछले 48 आवर्स में दो बड़े ट्रिगर्स आए। पहला, जो बैंक के रिजल्ट्स आए उसका बाज़ारों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद ईरान में फुल स्केल वॉर की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब खबरें हैं कि डील और एमओयू सब कैंसिल हो गया है, तो उसका बाज़ारों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आने वाले दिनों में एक नया ट्रिगर आने वाला है। ट्रम्प टैरिफ का खतरा फिर बढ़ते जा रहा है और इस बार ये टैरिफ्स ऑफिशियली लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ट्रम्प की मर्जी के हिसाब से लगे थे। तो इन सब को डिकोड करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे और फिर मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में मंडे के दिन कैसा खुलेगा और क्या हो सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि जो 5 प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स आए सैटरडे को, वो कैसे रहे। तो पहले डेटा थोड़ा देख लेते हैं और फिर मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, हेडलाइन नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा रिजल्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। HDFC के 5% करीब प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ICICI बैंक के 15.9%, एक्सिस बैंक के 23% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, कोटक महिंद्रा का 26% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, येस बैंक के 33% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो इनमें से अगर आप देखें तो ICICI बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर लग रहा है। लोन ग्रोथ 19.6% हुआ है और ईयर ऑन ईयर, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 5% हुआ है। एक्सिस बैंक ने भी जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी उसको एक्सीड किया है। सो 15% का प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, इन्होंने 23% का डिलीवर किया है। बट स्लिपेज बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लिपेज, यानी कि जो परफॉर्मिंग लोन्स थे वो नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट हुए हैं। सो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये बढ़ा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से अभी भी कम है। तो पिछले साल ये 8200 करोड़ का स्लिपेज था और अब ये 55,566 का है। तो एक्सिस बैंक में अभी भी स्लिपेज का खतरा बना हुआ है। जो पिछले साल प्रॉब्लम्स देखी हमने, उससे वो अभी तक उबर नहीं पाया है। HDFC बैंक ने कोई वहाँ पे फायरवर्क्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, एकदम सुस्त और साधारण से रिजल्ट्स आए हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा परफॉर्म किया। सो ये बहुत बोरिंग यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को मिला। कोटक बैंक में भी हमें प्रॉफिट तो ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रोविजनिंग बढ़ी है मतलब कि जो प्रॉफिट वो कमाते हैं उसमें से एक छोटे से पोर्शन को रिजर्व में रखना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में लॉसेस बढ़ सकते हैं, NPA बढ़ सकता है, तो वो बढ़ा है, विच इज़ नेगेटिव। और इसमें से एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो है येस बैंक। ज़बरदस्त इनके रिजल्ट्स आए हैं, 33% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, निम भी बढ़ा है। जो बाकी बैंक्स में निम का प्रेशर था, यहाँ पर निम बढ़ा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और लगभग हर पैरामीटर्स पर बैंक ने अच्छा किया है। ये पहली बार जो जापानीज बैंक ने इसको ओवरटेक किया था, उसके आने के बाद पहली बार ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप हेडलाइन देखेंगे ना, हेडलाइन तो बहुत अच्छे हैं और लोग हेडलाइन ही देखते हैं, नंबर्स के अंदर नहीं जाते हैं। नंबर्स के अंदर क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसको समराइज करते हैं कि ये जो भी 5-6 बैंक से रिजल्ट्स आए, इसमें हमें क्या समरी में देखने को मिल रहा है। पहली चीज़, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपनी के रिजल्ट में प्रॉफिट को लास्ट में देखिए। प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जो आंकड़ों की बाजीगरी होती है और मोस्टली जो कंपनीज और उनके ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट दिखाना है। सो प्रॉफिट पे कभी मत जाइए, हमेशा नंबर के अंदर जाके देखना है, सेल्स को देखना है, कितना लोन बढ़ा ये देखना है। लोन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। सो लोन ग्रोथ की अब बात कर लेते हैं। लोन ग्रोथ से पहले हम निम की बात करते हैं। हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो सबसे क्रूशियल पैरामीटर होता है बैंक्स का, वो थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए मिक्स थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं थे, इनलाइन में कहूँगा।
सो जो निम का फेयर था वो तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, कम से कम इस रिजल्ट्स में हम देखें वो उतना बुरा नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। एचडी बैंक में थोड़ा सा मार्जिनल डिप है, मोटा मोटा मैं कहूँगा कि निम का फेयर नहीं है। अब लोन ग्रोथ की अगर बात करें, देखिए एक्सिस बैंक, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने ज़बरदस्त लोन ग्रोथ दिखाया है। 18.3% से 19.6% के बीच में दिखाया है, विच इज़ अ गुड ग्रोथ। आपके लोन्स जो है 18-19% के रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर की क्या कहानी है उसके लिए थोड़ा वेट करिए। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक लगार्ड से इनके ग्रोथ कम है। इंटेंशनली ये लोग लोन ग्रोथ को नहीं बढ़ा रहे हैं, साइज बहुत बड़ा है इनका फोकस डिपॉजिट्स बढ़ाने में, क्योंकि डिपॉजिट्स और लोन में गैप सभी बैंक्स में बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि डिपॉजिट्स को यूज़ करके ही बैंक्स लोन देते हैं। अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा सो लोन हमेशा के लिए नहीं बढ़ सकता, खींच खाच के आप चला रहे हैं। ओके, थोड़ी देर में और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लोन ग्रोथ भी आपको दिख रहा है 18-19% के रेट से ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि लोन ग्रोथ तो है लेकिन क्वालिटी ग्रोथ नहीं है। तो जैसे भाई आपने खींच तींच के ग्रोथ तो दिखा दिए, वो नंबर्स में क्वालिटी नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं हम थोड़ी देर में समझते हैं। सो इन बैंक्स की जो मेजर ग्रोथ कहाँ से आ रही है, वो आ रही है कॉरपोरेट से और एनबीएफसी से। अब जानते हैं दोस्तों, अभी जो हमारे लोअर मिडिल क्लास का जो सेक्शन है हमारे कंट्री में, वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ वो कंज्यूम करते हैं अगर उसका डेटा देखेंगे तो वहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है। सो वो ज़्यादा लोन ले रहे हैं, बैंक्स उनको लोन नहीं देते हैं। लोन कौन देता है? एनबीएफसीज देते हैं। सो ये जो बैंक्स हैं ये धंधा चलाने के लिए एनबीएफसीज को दे रहे हैं, और एनबीएफसीज उनको छोटे छोटे लोन बांट रही है। 2008 टाइप की स्टोरी इंडिया में प्ले आउट हो रही है, और सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का रिस्क वहाँ पर है। जब वो डिफ़ॉल्ट करेंगे सो एनबीएफसीज में प्रॉब्लम आएगी, और एनबीएफसीज में आएगी तो बैंक में आएगी। उसका चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसका एक छोटा मोटा एपिसोड हमने माइक्रो फाइनेंस में देखा पिछले साल। ओके, सो ये इस वक्त हो रहा है। तो जो भी बैंक्स ये ग्रोथ दिखा रहे हैं ना, जो नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कॉरपोरेट्स और एनबीएफसीज की वजह से हो रहा है। रिटेल ग्रोथ अगर आप देखें वो स्लो हुई है। रिटेल ग्रोथ यानी कि जो हम और आप जाकर बैंक से लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन लेते हैं, उसमें डिप आया है। 15.4% के रेट से ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिली है। मतलब उसके ग्रोथ में डिप आया है, नॉट एक्चुअल डिप। एक्चुअल डिप आया है क्रेडिट कार्ड्स में 1.3% का डिप आया है। सो ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कंजम्पशन जो है ना वो कम हो रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, लोग बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं, तो पैसा जो होता है बैंक के पास, जो हम और आप रखते हैं, वो सबसे सस्ता कैपिटल होता है। उसको यूज़ करके बैंक आगे लोन देता है, उसमें डिप आ रहा है, वो तो ग्रो नहीं कर रहा है। आप लोन को ग्रो कराते जा रहे हैं। सो लोन को जब आप ग्रो कराएंगे तो जब डिपॉजिट नहीं ग्रो करेगा तो वो कैसे करेगा? सो इसलिए हम कह रहे हैं कि द क्वालिटी ऑफ नंबर्स सही नहीं है। सो ये जो पहला चीज़ तो ये कि आपके जो क्वालिटी ऑफ नंबर्स अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि रिटेल से ग्रोथ आपकी नहीं आ रही है, आपकी कॉर्पोरेट एनबीएफसी से आ रही है। वहाँ पे मार्जिन थिन होते हैं। रिटेल से जब आप लोन देते हैं तो उसमें मार्जिन आपके ज़्यादा होते हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये। दूसरा, आपकी जो फंडिंग का मैथ है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो 12% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, और आपके जो लोन्स हैं वो 17% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। सो अगर आप इसी मैथ्स पे चलेंगे आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिपॉजिट्स के नंबर पर नज़र बनाए रखिए। जो बैंक डिपॉजिट ज़्यादा लेगा वही ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करेगा। और ये जो येस बैंक आप देख रहे हैं, इतना धुआंधार नंबर आए हैं, वो भी कॉरपोरेट से नंबर लेकर आ रहे हैं। और चूंकि वो जापानीज़ कंपनी है, वो जापानीज़ कंपनीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, उनके जो जापानीज़ क्लाइंट्स हैं। सो वो कॉरपोरेट से ही नंबर लेकर आए। आईसीआईसीआई के भी कॉरपोरेट से नंबर लेकर आ रहे हैं, कंजम्पशन के नंबर नहीं आ रहे। तो इस सब का अगर हमसे आप हमारा व्यू पूछेंगे, बुल ट्रैक व्यू क्या है, व्हाट इज़ द वर्डिक्ट? द वर्डिक्ट इज हेडलाइन नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओके, बट द क्वालिटी ऑफ नंबर्स
सही नहीं है, नॉट सो गुड आई वुड से. ओके, ICICI येस बैंक डिड बेटर बिकॉज दे फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड NBFCs. एक्सेस में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है और वो उसके नंबर्स जो स्लिपेज वगैरह है वो दिखा रहा है. कोटक और HDFC में ग्रोथ आने वाली नहीं है इतनी जल्दी. वो लोग इंटेंशनली अपने लोन ग्रोथ को कम करके रखे हुए हैं. सो आप देख रहे हैं कि इन 5 में से 2 ही बैंक्स के नंबर अबव एवरेज आए हैं. बाकी के जो है काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हैं. और ख़ास करके ये जो हमारा हाथी है HDFC, वर्ल्ड का शायद सबसे अंडर परफॉर्मिंग बैंक, उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है. साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज लगातार आ रहे हैं. ओके, और आखिरी चीज़, जब तक बैंक के डिपॉजिट्स ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमें इसके जो लोन बुक्स, इसके जो NIMs के ग्रोथ हमें बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे. ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता. इनको डिपॉजिट्स को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो नंबर्स नॉट सो बैड, बट एवरेज में कहूँगा, मिक्स्ड कहूँगा. अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, किसका कैसा रिएक्शन होगा मंडे को, इन रिजल्ट्स का क्या मार्केट रिजल्ट दिखाएगा. सो देखिए, मिक्स देखने को मिलेगा. सो हो सकता है ICICI बैंक में थोड़ा राइज देखने को मिले, येस बैंक में भी राइज देखने को मिले, कोटक HDFC फ्लैट टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है. ओके, ऑफ कोर्स एक जो बड़ा जो ट्रिगर है जो कल मार्केट ओपनिंग को डिसाइड करेगा वो है ईरान वॉर. और दोनों अलग तरीके की न्यूज़ है. ओके, बैंक्स में एवरेज या मैं कहूँगा रिलीफ रैली टाइप की एक्सपेक्टेड है, बट ईरान के फ्रंट पे काफ़ी नेगेटिव भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं. सो ईरान में क्या डेवलपमेंट हुआ है. देखिए, अब ये जो खबरें आ रही हैं MOU, पहली बार ईरान ने भी ऑफिशियली कह दिया कि MOU अब होल्ड नहीं करता है. तो वो सब पीस डील मुझे लगता है कि अब ये ख़त्म सी होती हुई दिख रही है. मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि US से जो है थोड़ा टाइम बाय कर रहा था और वो ईरान को टेस्ट भी कर रहा था और कोई भी ऐसा मौका ढूंढ रहा था जब वो ईरान को पूरी तरीके से दबा दे. लगभग वैसा ही होता हुआ दिख रहा है. लेकिन ईरान भी ने रिएक्शन तो दिया है, लेकिन अभी पूरा रिएक्शन नहीं दिया. तो अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि 2 US सर्विस मेंबर्स जो हैं वो मारे गए हैं जब ईरान ने जॉर्डन में US बेसिस पर अटैक किया. अब जब US के ऑफिसर्स, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो मारे जाएंगे तो क्या होगा. जो डोमेस्टिक उनका जो कंट्री में इसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स आएगा कि नहीं, हमें भी बदला लेना है. जैसे ईरान में हो रहा है, ईरान की पब्लिक बोल रही है हमें बदला लेना है, तो वहाँ पर भी होगा. तो उनको पब्लिक का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा जो कि फर्दर एस्केलेशन को फ्यूल कर सकता है. सो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है. ये मार्च के बाद पहली बार US सैनिक के मरने की खबर आई है. दूसरा, 7th कंसेक्यूटिव डे ऑफ US स्ट्राइक्स चल रहे हैं. अभी तक क्या होता था, 1-2 दिन होने के बाद नहीं सीज फायर, कोई नहीं, फिर हमसे हम बात करेंगे. ये 7th डे है. ओके, और इस बार अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, ब्रिजेस को गिरा रहे हैं, रास्ते तोड़ रहे हैं, जो वाटर के प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हैं, उसको हिट कर रहे हैं. ईरान में कई एरियाज़ में पानी नहीं है, बिजली नहीं है. ओके, ईरान ने भी रिटेलिएट किया और उन्होंने भी जो कुवैत के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो समुद्र के पानी को वो प्योरीफाई करते हैं, उसको हिट किया है. और ईरान कह रहा है कि हम फुल स्केल ऑफेंसिव भी लॉन्च कर सकते हैं. फुल स्केल मतलब पूरी लड़ाई. अभी तक तो क्या होता था, कंट्रोल्ड वॉरफेयर होता था, अब ये फुल फ्लेजेड वॉर भी हो सकता है. ओके, इस वक्त 6 कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं मिडल ईस्ट के, जिसमें कुवैत, बहरीन, जॉर्डन भी घुस चुके हैं. क्रूड $85 के ऊपर जा चुका है. अगर आप देखें तो ये करीब 12-14% का क्रूड में राइस देखने को मिला है. इंडिया ने जो भी शिप्स हॉर्मुज से गुजरते हैं उनको बोल दिया कोई भी इंडिया का आदमी शिप में नहीं होना चाहिए. तो ये ऑफिशियली भी बोल दिया. तो ये सब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम वापस से लड़ाई के दौर पे जा रहे हैं. और क्रूड ऑलरेडी आप देखो तो
72 से बढ़ते बढ़ते अब 85-86 के ऊपर चला जा चुका है। सो इसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। अब बैंक्स कितना मार्केट को संभालेंगे और ये कितना गिराएंगे, अभी तो आज का पूरा दिन बचा है, रात तक क्या होता है किसे पता है। लेकिन मोटा मोटा जो ईरान वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा मार्केट पर वे करेगा। तो मंडे के दिन देखेंगे क्या होता है, थोड़ी देर में मार्केट के बारे में, लेवल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो एक और इशू उभरता हुआ आ रहा है वो है टैरिफ्स का। सो आपको याद होगा कि ट्रंप ने ऐसे ही बोल दिया था कि 500% टैरिफ लगाएंगे जो रशिया से ऑयल खरीदेगा। वो उनका एक ब्लैंकेट प्रपोजल था। सो वो नहीं लगा, लेकिन अब वहाँ पर एक नया ऑफिशियली इसको लाने का प्रस्ताव हो रहा है। सो एक बिल वहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है वहाँ के पार्लियामेंट पे, सेनेट में, जिसका नाम है सेनेटर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शंस रशिया एक्ट ऑफ 2026। इसमें प्रपोजल क्या है कि जो टॉप 5 कंट्रीज रशिया से ऑयल खरीदती हैं उन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो अब अगर ये बिल पास होगा तो ऑफिशियली टैरिफ लगेगा। अभी तक अनऑफिशियली लगा था, मतलब 6 महीने से ज़्यादा ट्रंप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर ये बिल पास होगा सो 100% टैरिफ ऑफिशियली लगेगा, परमानेंटली लगेगा, जब तक इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता रहेगा। अब हम टॉप 5 में आते हैं। इनफैक्ट हम सेकंड नंबर पर है। सबसे पहले चाइना आता है जो रशिया से ऑयल खरीदता है, सेकंड पर इंडिया आता है। और जून में 34% का राइज हुआ है रशियन ऑयल पे। सो अगर ये बिल पास होगा तो 100% टैरिफ हमारे ऊपर लगना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम जो अपना ऑयल खरीदते हैं उसको कम कर दें रशिया से। सो वहाँ पर एक क्लॉज है कि 15%, रशिया जितना एक्सपोर्ट करता है, अगर आप 15% से कम ऑयल लेते हैं तब आप पर सैंक्शन नहीं लगेगा। सो वो एक लूप होल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप रशिया से ऑयल कम खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इम्पैक्ट तो करेगा, या तो करेंसी को करेगा या उसको करेगा। दूसरा हम ऑयल खरीदेंगे कहाँ से लेकर आएंगे। सो ये अब देखते हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसके ऊपर कमेंट दिया है कि वी आर वॉचिंग इट। लेकिन वॉच करने से क्या होगा, सोल्यूशन क्या है इसका, तो वो हमें अभी तक नहीं बताया गया। सो ये फैक्टर्स आने वाले दिनों में मार्केट पर वे करेंगे, उस पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब मंडे को क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। सो देखिए, मंडे के मार्केट के लेवल से पहले थोड़ा डेटा इस वक्त क्या बता रहा है, इसको एनालाइज करते हैं। तो डेली का डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम वीकली डेटा का ट्रेंड देखें, मतलब पिछले 4 हफ्तों का ट्रेंड देखें, तो क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो FIIs ने जो कैश मार्केट में सेलिंग की है पिछले हफ्ते टोटल, वो पिछले 4 वीक्स की हाईएस्ट सेलिंग की है। बट डेरिवेटिव्स मार्केट में उनके शॉर्ट्स कुछ कटने की का भी इंडिकेशन है। बट ध्यान रहे कि उनके इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन अभी भी 2.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, साइजेबल। 2.55 लाख से घटाकर उन्होंने 2.16 की है। ओके, दूसरी चीज़ अगर आप देखें, हमारे यहाँ भी पॉजिटिव ट्रिगर क्या है, बैंक के रिजल्ट्स। भाई उसी के एंटिसिपेशन में थोड़ी रैली देखने को मिल गई, फ्राइडे को भी बैंक के रिजल्ट्स भी आ गए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे वो निफ्टी से कम है। सो वहाँ पर अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे 1.05 है, जबकि निफ्टी का 1.4 है। अब 1.45 जो निफ्टी का है ये हायर एंड पे है। ओके, तो इसके बाद नॉर्मली पुट कॉल रेशियो डाउन होता है। और बैंक निफ्टी जिसपे सबसे ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है उसमें बैंक कंपैरेटिवली कम है। सो थोड़ा सा यहाँ पर डेटा सिंक में होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है मार्केट को कहीं ना कहीं पता था कि हेडलाइन नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, लेकिन अंदर का डेटा उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये उनको पता था। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, वो हेडलाइन नंबर्स को देखता है, अरे इतना प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, इतना लोन ग्रोथ हो गया, अंदर के नंबर्स को नहीं देखता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कल के दिन मार्केट बड़ा गैप अप खुले, भाई उनके पास बहाना है, और फिर उस राइज को सेल किया जाए, फेड किया जाए। तो अगर
बड़ा गैप अप खुलता है, चांसेस है कि वो सस्टेन नहीं करेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ईरान के वॉर को प्राइस्ड इन करके और फिर ग्रीन में आता है, तो हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो कल का ओपन को देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो बड़े बड़े इवेंट हैं, दोनों अपोजिट साइड की स्टोरीज़ हैं। अभी अगले 12 घंटे में ईरान क्या करेगा वो भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सो इसलिए ओपनिंग को तो ट्रेड करना नहीं है। और लेवल्स की अगर बात करें, ये जो लेवल है 23,385 से 24,430, ये जो ऊपर का जोन है, जब तक इसको पार नहीं करेगा तब तक फर्दर राइज देखने के पॉसिबिलिटी कम है। नेगेटिव ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव ट्रिगर्स बैंक का भी है, वो भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं है कि वो न्यू हाइस पे ले जाएं। सो मुझे लगता है कि ईरान वॉर या टैरिफ का न्यूज़ ही आने वाले दिनों में डोमिनेट करेगा। और बैंक का जो रिज़ल्ट आने वाला था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, फ्राइडे की रैली हो चुकी है, और जब प्राइस्ड इन हो जाता है तो फिर फर्दर रिएक्शन देखने को हमें मार्केट में नहीं मिलता। इसलिए मोटा मोटा अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट अपने टॉप लेवल के आसपास ही है, और डिपेंडिंग अपॉन ईरान के फ्रंट पे क्या होता है फिर वहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब मंडे खुलने दीजिए, मंडे शाम को जब मिलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे या बुरे थे? मैंने तो अपना व्यू शेयर कर दिया, आप भी अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।